नमस्कार। फोर्सेस सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल का यह लीगल एपिसोड लेकर एक बार पुनः मैं हाजिर हूं जनता की अदालत में। जी हां जनाब, मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि पहले आइए हम एक नॉन कंट्रोवर्शियल पार्ट को एड्रेस कर लेते हैं। तो क्या सेक्शन 306 आईपीसी, जो कि आपका एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का क्राइम बनता है, उसमें एंटीसिपेटरी बेल की गुंजाइश है? एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है? थ्योरेटिकली स्पीकिंग हाँ, एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप जा सकते हैं। तथ्यों के आधार पर, घटनाओं के आधार पर, सर्कमस्टांसेस के आधार पर बिल देने का अधिकार या ना अधिकार कोर्ट का है। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग हाँ, एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप जा सकते हैं। जहाँ तक सिजान खान प्रकरण की बात है, तुनिसा शर्मा सुसाइड केस की बात है, इसमें एंटीसिपेटरी बेल को हम रूल आउट करते हैं, क्योंकि जैसे ही तुनिसा शर्मा की मदर ने नामजद किया, एक नामजद एफआईआर हुई, सिजान खान गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल वो पुलिस की कस्टडी में हैं, पुलिस रिमांड पर हैं, तो एंटीसिपेटरी बेल की तो बात बनती ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि 306 के इस मुकदमे में, आईपीसी के मुकदमे में बेल के क्या प्रावधान हैं। तो देखिए, इसमें मैं कुछ जजमेंट का आधार लूँगा जो कि इससे मिलता जुलता केस होगा, और उसके आधार पर हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस केस में सिजान खान के साथ क्या होने वाला है, उनको ज़मानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा प्रकरण थियरी को समझने के लिए है। हम इस केस को बतौर एक एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करने के लिए ले रहे हैं। बाकी ये तो विशेषाधिकार अदालत का है और अभी जांच जारी है, इसलिए इस बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन जो अभी तक के तथ्य हैं, उसके आधार पर जिस मुकदमे का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, वह मुकदमा उड़ीसा हाई कोर्ट में चला। उसका फैसला आया जिसमें हाई कोर्ट ने यह कहा, सुसाइडल आइडिएशंस एंड बिहेवियर, जो ये सुसाइड की टेंडेंसी है और ये जो बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग्स में, मनुष्यों में, उसके बारे में कुछ भी कहना कि इंसान के व्यक्ति में उस वक्त, मस्तिष्क में उस वक्त क्या चल रहा था, बड़ा जटिल प्रश्न है। इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह इस तरह के एक केस की बात करते हुए उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा। अब देखिए इस केस में क्या होता है। इस केस की एक बेल पिटीशन आया पिटिशनर की तरफ से, जो कि सिजान खान की तरफ पुलिस गिरफ्त में था, जेल में था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसे ही ये हादसा सुसाइड का हुआ, यहाँ भी जो डिजीज़ है उसकी मृत्यु के तुरंत बाद कंप्लेंट हुई, शक का आधार व्यक्त किया कंप्लेनेंट ने, उनके माँ बाप ने लड़की के, सो मृत्यु हुई। और पिटिशनर को, जिसने यहाँ ये बेल एप्लीकेशन उड़ीसा हाई कोर्ट में लगाया था, सेक्शन 439 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC का, इनका नाम आत्मा राम साहू है, जिनको कि गिरफ्तार किया गया था। और इनके ऊपर यह चार्ज था कि पुष्पांजलि, जो इनकी प्रेमिका थी, वह अचानक एक दिन 14/6/2020 में अपने घर से गायब होती है नेचर कॉल के बहाने, और थोड़े देर के बाद वह पैर पे लटकी हुई पाई जाती है। वह मृत्यु को प्राप्त होती है और पुलिस ने अपनी तहकीकात में उस मृत्यु के नेचर को, उस डेथ को सुसाइड क्लेम किया। और सुसाइड क्लेम करने के बाद उसके फ़ोन की जांच हुई। उस जांच में 2 या 3 नंबर ऐसे निकले जिस पे जो मृतक यहाँ पे, जिसका नाम पुष्पांजलि है, लगातार उन फ़ोन पे उसकी बात होती थी। उन्हीं में से एक नंबर आत्मा राम साहू जी का था। और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने, कुछ गवाहों ने यह कहा
कि दोनों के बीच, आत्माराम साहू और गीतांजलि के बीच में प्रेम संबंध था और आत्माराम साहू के व्यवहार से दुखी होकर, उनके झगड़े से दुखी होकर गीतांजलि ने, ऐसा गीतांजलि के परिवार वालों का कथन था, गवाहों का कथन था, आत्महत्या किया है। तो जैसा कि गीतांजलि के परिवार वालों का आरोप था कि आत्माराम साहू के प्रेम प्रसंग में असफल होने के कारण गीतांजलि ने यह दुर्भाग्यपूर्ण कथन सुसाइड का उठा लिया। अब इस आधार पर पुलिस ने आत्माराम साहू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद यह प्रकरण उड़ीसा हाई कोर्ट में बेल के लिए आया। आत्माराम साहू की तरफ से पैरवी करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने 2 या 3 बातों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई अगर देखा जाए तो उनके मुवक्किल का गीतांजलि की सुसाइड से कोई भी लेना देना नहीं है। अब तक के जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उसमें कोई भी डायरेक्ट एविडेंस जो कि आत्माराम साहू को सुसाइड के लिए दोषी ठहराए, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का अपराधी घोषित करे, नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में अगर उनके ज़मानत को खारिज किया जाता है तो यह अन्याय होगा, यह न्यायोचित नहीं होगा। दूसरी तरफ जो सरकारी पक्ष था उसने फ़ोन कॉल के आधार पर दोनों के प्रेम संबंध को प्रमाणित करना चाहा। गवाहों के बयान भी थे वहाँ पे जिन्होंने उन दोनों के बीच में पॉसिबल प्रेम प्रसंग होने की बात की। अब कोर्ट को मुख्यतः 306 के इस क्राइम में 3 तथ्यों पे गौर करना होता है, जो कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया। पहला, सुसाइड हुआ या नहीं। दूसरा, अगर सुसाइड हुआ तो आरोपित व्यक्ति का सुसाइड तक ले जाने में, सुसाइड तक पहुंचाने में क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रही है, क्या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है, कितना लंबा अंतराल रहा है, इत्यादि बातों पे विचार करना होता है। और तीसरा ग्राउंड, व्यक्ति जो मृत हुआ है, जिसने सुसाइड की है, उसका अपना मानसिक संतुलन कैसा था, उसका अपना मानसिक व्यवहार कैसा था, उसका अपना इमोशनल बीइंग कैसा था। तो इन तीनों आधार को मद्देनज़र रखते हुए जो उड़ीसा हाई कोर्ट ने इस केस में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की, वो पहली तो यह बात थी कि टू होल्ड ए पर्सन फॉर अवेटिंग सुसाइड एंड द एक्टिव रोल रिक्वायर्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इंस्टिगेटिंग और एडिंग इन डूइंग द थिंग। सुसाइड करने में उसका कितना एक्टिव रोल था, यह बात तभी प्रमाणित हो सकती है कि स्पष्ट साक्ष्य मिले जहां पर कंटिन्यू तरीके से वह व्यक्ति उसको सुसाइड की तरफ धकेल रहा हो। अगर हम आईपीसी की बात करें तो इसमें इंस्टिगेशन शब्द डिफाइन नहीं है। इस इंस्टिगेशन शब्द को समझने के लिए या डिफाइन करने के लिए अगर हम रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2001 9 SSC 618 की बात करें तो उसमें यह कहा गया कि इंस्टिगेशन का मतलब होता है टू गोड, अर्ज फॉरवर्ड, इंसाइट और इनकरेज टू डू दी एक्ट। अब इस फैसले के आलोक में जब गीतांजलि प्रकरण को देखा गया तो आत्माराम साहू का बिहेवियर इसमें क्वालिफाई नहीं हुआ। इसमें यहाँ तक बात कही गई है कि अगर एक्चुअल में गुस्से में या इमोशंस के अतिरेक में ऐसे शब्द अगर निकले भी हैं तो भी वह मीनिंगलेस हैं, उसको सीधे तौर पर सुसाइड से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए या नहीं देखा
जा सकता है। ए वर्ड uttered in a fit of anger or emotion without intending to consequence to actually follow cannot be said to be instigation। तो जब इस आधार पर इस मुकदमे को देखा गया तो आत्माराम साहू का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इस बात से कि मृतक के फ़ोन से या मृतक लगातार आत्माराम साहू के साथ फ़ोन से संपर्क में थी, जो कॉमन एलिमेंट है तुनिशा शर्मा और सीजान खान के बीच में। चैट रिकवर हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों लगातार बात करते थे। सुसाइड के 15 दिन पहले दोनों का संबंध विच्छेद हो चुका था। उसको लेकर तुनिशा शर्मा परेशान थीं, व्यथित थीं और पिछले 15 दिनों से सीजान खान उसके फ़ोन या मैसेज का जवाब नहीं दे रहे थे। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता वाकया इस केस में है आत्माराम साहू एंड गीतांजलि के केस में। लेकिन जैसा कि इस केस में देखा गया कि यह आधार नहीं था कि जिसके आधार पर ज़मानत कोर्ट आत्माराम साहू के डिनाई करे, उसी तरह से यहाँ भी फ़िलहाल जितने तथ्य आए हैं उसमें यह कहना मुश्किल है कि यह इंस्टिगेशन माना जा सकता है। यह इंस्टिगेशन का क्राइम है, इंस्टिगेशन एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का क्राइम है और गवाहों के बयान हैं कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। हो सकता है उसमें असफलता मिली हो गीतांजलि को, लेकिन फिर भी यह सुसाइड का पर्याप्त कारण उड़ीसा हाईकोर्ट ने कम से कम इस केस में मानने से इनकार कर दिया। उसने विटनेस की बात को स्वीकारा, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि यह भी देखना, इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि इस स्टेज पे दैट इज़ ए मैटर ऑफ ट्रायल कि वो संबंध कितने प्रगाढ़ थे, वो संबंध कितने लंबे थे, वो संबंध का स्तर क्या था, वो मैटर ऑफ ट्रायल का विषय है। वहाँ पे देखा जाएगा और क्या उसको सुसाइड से डायरेक्ट कनेक्ट किया जा सकता है, वो ट्रायल का विषय है। अतः इस स्टेज पर ज़मानत खारिज करना आत्माराम साहू के साथ न्याय संगत नहीं होगा और इन दो ग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए वॉज इट सुसाइड, सेकेंड वॉज देयर एन इंस्टिगेशन, वॉज देयर एन प्रोवोकेशन, वॉज देयर ए गोडिंग, वॉज देयर एन इनकरेजमेंट, क्या उत्प्रेरक था, क्या प्रोवोकेशन था, क्या आत्माराम साहू ने गीतांजलि को उस मंजिल तक ढकेला, क्या वह इंस्टिगेशन की परिभाषा जिसकी चर्चा मैंने रमेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में कोर्ट ने डिफाइन किया है, उस परिभाषा के तहत आता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने आत्माराम साहू को बेल देना उचित समझा और बेल मिला। दोनों केस के तथ्य मिलते जुलते हैं, इसलिए अब तक के आधार पर मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस केस में ज़मानत की ज़्यादा उम्मीद लगती है, वरना यह कोर्ट का विशेषाधिकार है, कोर्ट को तय करना है। इस केस में कोर्ट इस संबंध में क्या कहता है कि लॉ तो इसको नॉन वेलिएबल बनाता है, यह क्राइम गैर जमानती है, लेकिन विभिन्न अदालतों खास करके हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले उसके हाथ को बांधते हैं, उसको मजबूर करते हैं, उसको पुनर्विचार करने की परमिशन करते हैं कि क्लाइंट को, एक्यूज्ड को अननेसेसरी जेल में न रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल के एक फैसले में यह भी कहा है कि बेल इज़ द नॉर्म, ज़मानत ही नॉर्म है, बेल इज़ द नॉर्म, जेल इज़ द नॉट नॉर्म, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। जेल तो बहुत ही असामान्य एक्सेप्शनल परिस्थिति में रखा जाना मुजरिम को उचित है, अन्यथा ज़मानत पे वह व्यक्ति रिहा किया जाना चाहिए। तो इन तथ्यों के मद्देनज़र आइए हम नज़र बनाए रखेंगे तुनिशा शर्मा और सीजान खान सुसाइड केस पर, जहां आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही सीजान खान की तरफ से विद्वान अधिवक्ता बेल के लिए ट्रायल कोर्ट में बहस करते नज़र आएंगे।
मेरे अधिवक्ता मित्रों के लिए, मेरे लॉ के स्टूडेंट्स के लिए मैं यह जानकारी दे दूं कि यह जो उड़ीसा हाई कोर्ट का मिलता जुलता केस है उसका नाम है सफ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। केस नंबर है BLAPL नंबर 3623 of 2021, BLAPL number 3623 of 2021, which was decided on 11/8/2021, तो आप चाहें तो इस केस का अध्ययन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे केस हैं जो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड के क्राइम में ज़मानत दिए जाने के प्रावधानों की वकालत करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, बेल इज़ द नॉर्म, जेल इज़ द एक्सेप्शन। इस आधार पे ही विद्वान अधिवक्ता बहस करेंगे, कोर्ट अपने विशेषाधिकार का उपयोग करेगी और यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में शहजान खान बाहर होते हैं ज़मानत पर या कोर्ट उनको ज़मानत नहीं देने का फैसला करती है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही केस, दिलचस्प केस में, एक ऐसे ही जटिल केस को सॉल्व करते हुए फोर्स इज सुप्रीम लॉ के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।